हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। तो आज की करंट अफेयर क्लास के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही कल के महत्वपूर्ण चर्चा के विषय हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमारा देखो नोबेल प्राइजेस है। मैं आपको बता चुका हूं कि इस हफ्ते लगातार नोबेल प्राइजेस के लेकर के अनाउंसमेंट होगी और सभी फील्ड जो है जैसे केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड शांति वाला जो होता है पीस प्राइज एंड इसका जो लिटरेचर का होता है, इन सब ये की फील्ड्स में अनाउंसमेंट की जाएगी। तो अब तक क्या हुआ है कि 3 फील्ड्स के अंदर अनाउंसमेंट की जा चुकी है। कल की क्लास के अंदर हमने मेडिसिन एंड फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज जिसको मिला है उसको हम डिस्कस कर चुके थे। एक नया टॉपिक यह है कि केमिस्ट्री की फील्ड में भी अब नोबेल प्राइजेस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो आज की क्लास के अंदर हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। वहीं इसके अलावा हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, यह क्वाड रहने वाला है। दरअसल कल क्वाड के जो सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है और काफी सारे आपसी विचार और अपनी समझ प्रस्तुत की है। तो उसको लेकर के आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं और क्वाड को भी जानेंगे। तो इसी के साथ चलिए बिना देर की अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम नोबेल प्राइज को समझ लेते हैं। तो मेडिसिन का और फिजिक्स का हमें पता लग गया था, हम जान गए थे। आज की क्लास के अंदर हम रसायन विज्ञान को समझेंगे, यानी कि केमिस्ट्री की फील्ड में क्या हुआ है और किसको यह नोबेल प्राइज मिला है, क्यों मिला है, यह समझने की बात है। तो केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर जो नोबेल प्राइज मिला है यह मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, पहली बात तो एडिटिंग है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, कुछ की जगह पर कुछ लगाना, यानी कि फेर बदल कर देना किसी चीज के अंदर। ठीक है, तो एडिटिंग को लेकर के बात की जा रही है। किसके अंदर एडिटिंग की जा रही है? जीन को लेकर के। देखो जीन क्या होते हैं? जीन हमारे मानव शरीर के अंदर होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं जीन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जीन को लेकर के एडिटिंग की बात की जा रही है। केमिस्ट्री की फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है अपने आप में। तो जीनोम एडिटिंग को लेकर के केमिस्ट्री में नोबेल इस बार प्राइज दिया गया है। किसको दिया गया है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अनाउंसमेंट की है कि इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना को यह अवार्ड अब की बार दिया जाएगा। अब की बार का यह केमिस्ट्री का अवार्ड बहुत ज्यादा अपने आप में खास है। खास क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 फीमेल्स को यह अवार्ड दिया। दोनों ही फीमेल है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना। एमानुएल चारपेंटियर जो है यह फ्रांस की है और यह जो जेनिफर ए डॉडना है यह अमेरिका की है। तो इन दोनों को ही एक साथ यह अवार्ड दिया जा रहा है। तो पहली बार ऐसा है कि केमिस्ट्री की फील्ड में 2 महिलाओं ने एक साथ यह अवार्ड पाया है। क्यों पाया है? जीनोम एडिटिंग के लिए पाया है। अब जीनोम में एडिटिंग क्या होती है, किस प्रकार से काम करता है, यह समझते हैं। तो जीनोम एडिटिंग एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके तहत अनुवांशिक रोगों को ठीक करने में मदद मिली है, उनके समझने में मदद मिली है और उसके उपचार के लिए भी काफी सहायता हुई है। तो अनुवांशिक रोग किस प्रकार के होते हैं? अनुवांशिक रोग बहुत सारे प्रकार के होते हैं और ये परिवार से ही ट्रांसफर होते हैं, यानी कि पहले ये है माता पिता में से किसी में होंगे, उसके बाद यह बच्चे में आ जाएंगे, उसके बाद ये उसकी अगली पीढ़ी में भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार के जो रोग होते हैं ये अनुवांशिक रोग होते हैं, जेनेटिक डिसीज के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश के अंदर। तो जेनेटिक डिसीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जिस प्रकार से आपकी जनरेशन चेंज होगी उस प्रकार से यह रोग भी बढ़ते चले जाते हैं। तो इसमें क्या किया है कि जिन्होंने जीनोम एडिटिंग की खोज की है और जीनोम एडिटिंग से बहुत ज्यादा मदद मिली है इस प्रकार के जेनेटिक्स रोग का उपचार करने के लिए। साथ ही यह जो जीनोम एडिटिंग की प्रक्रिया इन्होंने खोजी है इसके तहत कैंसर के उपचार के लिए भी बहुत ज्यादा मदद मिलने लगी है, बहुत ज्यादा सहायक रहा है यह कैंसर के उपचार में। घोषणा किसने करी है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इमैनुअल चारपेंटियर जो फ्रांस की है एंड जेनिफर ए डॉडना जो यूएसए की है, इन दोनों को यह अवार्ड दिया जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे लिए समझना यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है एंड किस लिए दिया गया है। ठीक है ना। दरअसल क्या होता है कि नोबेल प्राइज हमेशा उन लोगों को ही दिए जाते हैं जिनके द्वारा किए गए काम मानव के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा सहायक रहते हैं और बहुत ज्यादा ही मददगार, क्रांतिकारी प्रूफ होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि अनुवांशिक रोगों के लिए, कैंसर के लिए यह काम आ रहा है जीनोम एडिटिंग, तो अपने आप में यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह बात हो गई थी इसको लेकर के। तो जरूरी ध्यान रखना कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 महिलाओं को एक साथ ही अवार्ड मिला है, पहली बार ऐसा काम किया जा रहा है। तो इन लोगों ने खोज क्या की थी? इन लोगों ने जो खोज किया था उसको कहते हैं क्रिस्पर, यानी कि CRISPR या Cas9, इसको इस नाम से जाना जाता है। यह हमेशा डीएनए परिवर्तन के लिए काम आता है। तो इसके तहत डॉक्टर्स को यह पता लगा है कि यह जो प्रक्रिया है, यानी कि यह क्रिस्पर है एंड DAS9 है, इससे क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं, छोटे जीव होते हैं, जंतु होते हैं, इनके अंदर के जीनों को बहुत ही ज्यादा
अच्छे से और सूक्ष्मता से यानी कि माइक्रो लेवल तक जाकर के अच्छी तरह से जीनोम, इनके जो अंदर के जो डीएनए है, डीएनए को बड़ी ही अच्छी तरह से चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे बहुत सारे रोगों का उपचार हो सकता है। तो मैं आपको बता, ये सब बात हो गई इस अवार्ड को लेकर के, क्यों दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, और जीनोम एडिटिंग कहां तक, किस हद तक कारगर है, सफल है। इसमें क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है, बता चुका हूं कि इसमें गोल्ड मेडल मिलता है सभी को, जो जो इसमें विजयी होते हैं, जिनको ये अवार्ड दिया। साथ ही साथ इसके अंदर अगर स्वीडिश की क्रोना दी जाती है, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना का अवार्ड दिया जाता है। तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना को जितने लोगों को कोई अवार्ड मिलता है, उतने लोग आपस में उसको बांट लेते हैं। जैसे कि यहाँ 2 लोगों को मिल रहा है, तो ये दोनों ही को 50-50% का शेयरिंग का रहने वाला है इसके अंदर। अगर इसकी बात करें यूएस डॉलर के अंदर, तो यूएस डॉलर के अंदर इस 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना की जो वैल्यू है, यह 11,80,000 डॉलर है। बहुत ज्यादा अपने आप में। लेकिन अगर आपको यह ठीक से समझ में नहीं आया, आप यह समझिए कि भारत के अंदर इसकी कितनी वैल्यू है, यानी कि जो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना है, भारतीय रुपयों के अंदर इसका कितना महत्व होता है, तो यह 8,25,00,000 भारतीय रुपयों के बराबर की वैल्यू होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्वर्ट करने थोड़ा इशू रहता है। जो 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ की जो वैल्यू है वह लगभग 8 रुपए 25 पैसे के आसपास रहती है। तो यहाँ पर 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना में दिया जा रहा है, इसका मतलब यानी कि 8,25,00,000 के लगभग पैसा इसको माना जाता है। ठीक है, तो यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बात हो गई केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज को लेकर के। चलिए अपना रुख थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वाड ग्रुप को समझ लेते हैं। क्वाड ग्रुप अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के महत्वपूर्ण है, और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अंदर जो देश है उनके बारे में भी जानेंगे। तो ये क्वाड ग्रुप है क्या, दरअसल इसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यह इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, लेकिन शॉर्ट के अंदर इसको क्वाड ग्रुप के नाम से ही जाना जाता है, क्वाड ग्रुप कहा जाता है। तो सिक्योरिटी के लेकर के बात की गई है, तो मुख्य कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी कि सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के इसके अंदर क्वाड ग्रुप में बात की जाएगी। तो इसके जो मुख्य सदस्य हैं वह है कौन कौन, इसके अंदर जो मुख्य सदस्य है वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। तो इंडिया इसमें शामिल है, इसीलिए ही यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपने आप ही हो जाता है। तो इसकी जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, यह कहाँ की गई, टोक्यो में की गई है। टोक्यो कहाँ है, जापान के अंदर है। जापान इसका एक महत्व, इसका देश है, तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर ही बैठक की जा रही है। तो जापान की टोक्यो में बैठक की गई है। याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि हाँ इसकी बैठक कहाँ हुई थी, तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि सन 2020 की क्वाड की जो बैठक थी यह है टोक्यो में की गई थी, जो जापान में है। अब इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर जो ये बैठक हुई थी, इसके अंदर सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था, और विदेश मंत्रियों ने अपने विचार रखे थे, उन पर चर्चा की थी। तो जाहिर सी बात है, भारत की तरफ से कौन गया होगा, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री है। आगे की बात समझते हैं। इसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई। विषय किस प्रकार के थे, यह विषय है 5G, क्योंकि दरअसल क्या हो रहा है, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड काफी ज्यादा, मतलब भारत के अंदर लेकर के, तो भारत में तो आप यह समझ लीजिए कि 4G अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, सभी 4G यूज करते हैं। तो लेकिन अब कहीं ना कहीं जरूरत है 5G की तरफ बढ़ने की, तो ऐसी स्थिति में 5G को अपनाए जाने की बात चल रही है। तो भारत में 5G को लेकर के यहाँ पे एक विषय रखा गया है, 5G कनेक्टिविटी को लेकर के, साइबर सुरक्षा को लेकर के बात किया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जब से जियो का नेट आया है, बहुत ज्यादा सस्ता इंटरनेट, तब से इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लिया है। अब बहुत ज्यादा लोगों की जो पहुंच है वह पूरी वर्ल्ड वाइड हो गई है, और बहुत ज्यादा ईजी हो गई है यह सभी चीजें। तो लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, जहां इन सब चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, वहीं इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, और यह बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसका भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिसके लिए जरूरी है कि साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए उचित उपाय किए जाएं। अगली बात है, विनिर्माण के क्षेत्र में भी इन्होंने आपूर्ति को लेकर के बात किया। दरअसल क्या है, हमेशा हम यह जानते हैं कि मांग अर्थव्यवस्थाओं में अधिक होती है, पूर्ति कम होती है। तो कहीं ना कहीं पूर्ति को बढ़ाने के लिए विनिर्माण के क्षेत्र में काम किया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पर विषय रखा गया, और इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने चर्चा की। साथ ही साथ समुद्री सहयोग को लेकर के भी यहाँ बात की जा रही है। दरअसल आज बेशक हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी में होने के बावजूद भी लगातार जो व्यापार होता है ना, अभी भी अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही किया जाता है। तो समुद्री मार्गों से अधिकार व्यापार किए जाने की वजह से ही क्या होता है, सभी देशों के लिए यह जरूरी है कि समुद्री सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, और एक दूसरे को विभिन्न इस प्रकार के क्षेत्रों में सहयोग करें, जिससे कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि में, साथ ही व्यापार जो है उस व्यापार में भी वृद्धि हो सके, और सुरक्षा से अच्छी तरह से इस प्रकार का काम हो सके।
बुनियादी ढांचे को लेकर के काम किया जाना जरूरी है। सभी अर्थव्यवस्था के अंदर बुनियादी ढांचे का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यह जानते हैं कि जब मकान बनाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि उसका नींव है, उसका आधार है, वह अच्छे से मजबूत बनाया जाए, जिससे कि मकान की जो सुरक्षा है और उसको लेकर के जो भविष्य का अनुमान है वह सभी सटीक हो सके। यदि आधार अच्छा नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मकान के गिरने की संभावना ज्यादा होती है। तो देश की स्थिति में भी यही है, हर देश का जो बेस है यानी कि जो बुनियादी ढांचा है वह मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर के यहाँ बात की जा रही है। साथ ही सभी देशों के बीच कनेक्टिविटी को लेकर के भी इन्होंने विषय रखा। इसके अलावा कोरोना वायरस की जो कोविड-19 है हमारा, इसकी वैक्सीन को लेकर सभी चर्चा कर रहे हैं। लगातार सभी देश यह प्रयास कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन मिल सके, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं मिल पाई है और सभी के प्रयास लगातार निरंतर जारी हैं और सभी के द्वारा उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सार्थक परिणाम देखने को नहीं मिला है। सॉरी, क्षेत्रीय मूल्यांकन को लेकर के बात की जा रही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इन्होंने ये भी रखा कि क्षेत्रीय मूल्यांकन करेंगे। क्षेत्रीय मूल्यांकन किस प्रकार से करना है, जैसे कि हम भारत के एलएसी पे देख रहे हैं, एलएसी पे लगातार भारत और चाइना के बीच विवाद बना हुआ है, उसको लेकर के क्षेत्रीय मूल्यांकन की इन्होंने बात की है। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है यानी कि भारत हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसको लेकर के इन सभी देशों ने आपस में बात की है। इनका जो एक मुख्य मोटो है इस ग्रुप का, यानी कि जो हमारा यह क्वाड ग्रुप है, इसका मुख्य मोटो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो मुख्य रूप से यह इंडो पैसिफिक को लेकर के ही बात करते हैं। तो यहाँ भी क्षेत्रीय मूल्यांकन के अंदर इनका एक मुख्य विषय इंडो पैसिफिक था। भारत का एलएसी रहा है क्योंकि भारत का एक मुख्य सदस्य है। इसके अलावा यह कहीं ना कहीं ताइवान, हांगकांग को लेकर के भी इन्होंने इसमें क्षेत्रीय मूल्यांकन की बात की है। और इन्होंने एक विषय यह भी रखा है कि भी जो नवंबर के अंदर मालाबार में नौसैनिक अभ्यास होने वाला है, तो यहाँ पर बात चल रही थी कि मालाबार का जो नौसैनिक अभ्यास है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया जाए। तो यह विचार भी इन्होंने रखा है, इस पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा सप्लाई चेन रेलियंस इनिशिएटिव, ठीक है। तो सप्लाई चेन रेलियंस इनिशिएटिव को लेकर के इन लोगों ने बात की है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है क्या, यह समझ लीजिए। दरअसल यह है क्या है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक त्रिपक्षीय व्यापार है। तो त्रिपक्षीय व्यापार होता है तो उसको लेकर के उन्होंने बात की है, इसको और ज्यादा मजबूत करने को लेकर इन्होंने यहाँ विचार रखे और बात की। अगली बात है ब्लू डॉट नेटवर्किंग को लेकर के। ब्लू डॉट नेटवर्किंग किसका है यह समझ लीजिए, यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। तो यूएस से लेकर के आया था इसको 2020 में जनवरी के महीने में यह यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर के आया था। तो उन्होंने उसको भी बात की है। बीच में कोरोना महामारी की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बात की है, इसको बढ़ाने की बात यहाँ पे इन लोगों ने कर ली है आपस में। और साथ ही साथ इसका जो बैठक थी इन लोगों की, इसके बैठक के अंदर एक मुख्य विषय चाइना भी था, ठीक है। चाइना ने लगातार क्या किया है, चाइना ने इस बैठक की बहुत ज्यादा आलोचना की है, इस बैठक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया है। और साथ ही साथ बाकी यहाँ के जो देश हैं उन्होंने क्या करा है, इन देशों ने चाइना के जिस प्रकार की आक्रामक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको लेकर के बात की है। और अब यहाँ पर इन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि कोशिश की जाए कि सभी देशों के साथ जो चाइना का व्यापार हो रहा है, चाइना के व्यापार का जो स्थिति है उसको गिराया जा सके, चाइना से कम व्यापार किया जा सके। और इन लोगों ने यह भी कोशिश करी है, बात रखी है कि यह कहीं ना कहीं आपस में ही आत्मनिर्भर हो सके और एक दूसरे व्यापार करें और चाइना के व्यापार में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सके। इस प्रकार की बातें भी इन लोगों ने अपने में रखी है। अगर हम इस बैठक को लेकर के भारत का पक्ष समझे तो भारत को लेकर के बात कर लेते हैं। इस बैठक के अंदर भारत ने मुख्य रूप से रक्षा सहयोगों को लेकर के बात की है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि भारत का तनाव चाइना से बना हुआ है, पाकिस्तान से तो रहता ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्रों को लेकर के सहयोग की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रक्षा सहयोग को लेकर के बात की है। साथ ही साथ भारत ने जो आसियान के क्षेत्र है, आसियान क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। तो उसके अंदर जो हमारे क्या बोलते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, यह सभी जो देश हैं यह इसके अंदर आते हैं। तो इन सभी देशों के साथ कनेक्टिविटी, भारत की कनेक्टिविटी को लेकर के, भारत के व्यापार को लेकर के, ठीक है, भारत के विचारों के आदान प्रदान को लेकर के बात रखी गई है। कहीं ना भारत हमेशा से ही सहयोग करता हुआ आया है इन देशों के साथ और आगे भी भारत सहयोग करता रहेगा। इस प्रकार की उम्मीद जो है वह भारत की तरफ से लगातार जताई जाती रहती है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के, इनको लेकर के बात की गई है लगातार। और साथ ही साथ अब यह बात कर लेते हैं कि क्वाड दरअसल है क्या, यह क्यों आया। सन 2004 में हिंद महासागर के अंदर एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। हिंद महासागर अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है, जिससे बहुत सारे देशों को नुकसान पहुंचा था। तो जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, बहुत सारे देशों को नुकसान पहुंचा था। तो ऐसी स्थिति में इन चारों देशों ने यह फैसला किया था कि यह क्वाड का गठन करेंगे और मिलजुल के उसमें लगातार बैठकें किया करेंगे। तो उस समय जो उन्होंने बनाया था उसको कहते हैं क्वाड 1.0।
लेकिन क्या हुआ था कि जो क्वाड 1.0 है वह अपने अस्तित्व में नहीं आ सका था क्योंकि चाइना इसका लगातार विरोध कर रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाकर के, यह 2004 की बात है, इन्होंने 2007 से यह उम्मीद रखी थी कि 2007 से जो क्वाड है वह काम करना शुरू कर देगा, ये आपसी बैठकें शुरू कर देंगे। लेकिन चाइना के लगातार विरोध की वजह से क्वाड 1.0 नहीं आ पाया अस्तित्व में। तो फिर इसके बाद क्या करा, सन 2017 के अंदर क्वाड को फिर दोबारा से पुनर्जीवित किया गया और 2017 से लगातार क्वाड के सदस्य देश बैठकें कर रहे हैं, विभिन्न विचारों पर चर्चा करते हैं और उसको लेकर के क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं, उपाय किए जा सकते हैं, उन पर भी अपने विचार रखते हैं, उन पर भी बात करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण बात हो गई। अब वर्तमान में क्या है, क्वाड के अंदर 4 महत्वपूर्ण देश हैं, चारों ही बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के मालिक हैं और अब पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा इनका अपना हिस्सा है। जैसे कि अमेरिका पूरे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, भारत वर्तमान में बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति है और जो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता के लिए भी दावेदारी रखती है। जापान का विश्व व्यापार में बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जापान के लिए माना जाता है कि जिस प्रकार के हमले जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे हुए थे, उसके बावजूद जापान इतनी तेजी से उभरा है, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जापान का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ऑस्ट्रेलिया अकेला एक महत्वपूर्ण द्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पड़ता है और सेपरेट है अपने आप में, तो इसका भी अपनी एक विश्व के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सभी का पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर किसको नोबेल प्राइज मिला उस पर चर्चा कर लिया। दूसरा, हमने जो क्वाड ग्रुप की हमारी जो मीटिंग हुई थी उसको लेकर के हम बात कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे जुड़े हुए सभी जो पहलू थे, सभी जो इसके विषय थे, वे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको इनसे जुड़ी हुई सभी बातें अब आने वाली परीक्षा के लिए आपके तैयार हो गई होंगी। बाकी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों को तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए इस प्रकार की वीडियोस की अपडेट्स लेने के लिए। एंड अब कल मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, एंड तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।